नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मालेगांव में हुए बम धमाके की। 2008 में मालेगांव में बम धमाका हुआ था, जिसमें आरोप लगा कि 7 लोगों ने मिलकर इस बम धमाके को अंजाम दिया। किसी ने मोटरसाइकिल दी, तो किसी ने उसमें बम प्लांट कराया, किसी ने खुफिया एजेंसी के सारी चीज़ों को इन लोगों को प्रोवाइड किया ताकि ये लोग बम धमाके को अंजाम दे सकें। तो कोई अ, हिंदुत्ववादी की कट्टर प्राथमिकता या कट्टर हिंदुत्ववाद की अलग-अलग भाषण दिए ताकि लोग प्रोवोक हों और इस तरीके से आगे बढ़ें। लेकिन इसकी शुरुआत अभिनव भारत से होती है। अभिनव भारत नाम के एक संगठन पर 2008 में हुए मालेगांव में बम धमाके करने का आरोप लगा और कहा गया कि इस बम धमाके के लिए जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी, वो मोटरसाइकिल दरअसल प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मोटरसाइकिल थी और उनके कहने पर ये सारी चीज़ें प्लांट की गई और ये बम धमाके को अंजाम दिया गया। जबकि आज कोर्ट ने इस बात को इनकार कर दिया और कहा कि जिस तरीके से एटीएस और जांच एजेंसियों ने उस समय में सबूत इकट्ठा किए, एनआईए ने जो तर्क दिए, उन सारे मामलों में कहीं पर यह साबित नहीं हो पा रहा है कि उस मोटरसाइकिल का कोई सीधा कनेक्शन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ था और इसके कारण उन्हें कहीं न कहीं जानबूझकर इस मामले में फंसाया गया और जिसके बाद उन्हें टॉर्चर किया गया। तो आज कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बाइज्जत मालेगांव ब्लास्ट से बरी कर दिया। साथ ही साथ कर्नल पुरोहित की बात करें तो कर्नल पुरोहित वो सर्विंग ऑफिसर थे, नासिक में तैनात थे, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगा कि वो भी अभिनव भारत संगठन के लिए फंड रेज करते थे, लोगों से बातचीत करते थे और उस अभिनव भारत को मजबूत किया जा रहा था एक अलग संविधान, एक अलग दुनिया स्थापित करने के लिए। लेकिन कोर्ट ने इन सभी से इनकार किया और कहा कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं, उसमें कहीं से भी उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आता है। साथ ही साथ उसमें रमेश उपाध्याय की बात करें तो वो भी कहीं न कहीं इस केस से जुड़े रहे, उनको भी आज बाइज्जत बरी कर दिया गया। इसके साथ-साथ करीब 7 ऐसे आरोपी कुल मिला के रहे जिनको आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया मालेगांव ब्लास्ट से। दरअसल 2008 में जब मालेगांव धमाका हुआ तो उस समय में तत्कालीन सरकार कांग्रेस की थी और सेंटर और स्टेट दोनों जगहों पर कांग्रेस की सरकार थी और जो जांच एजेंसियां थी, सबसे पहले इस मामले में एटीएस ने जांच शुरू की और उसने ये बताया कि मालेगांव में जो बम धमाके हुए हैं वो हिंदुत्ववादी संगठन ने दिए हैं और जिसके बाद पूरे देश भर में एक माहौल बनाया गया कि किस तरीके से हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा भी ब्लास्ट कराया जाता है, क्योंकि अब यहाँ आतंकवाद से ज़्यादा दोनों तरफ यानी कहीं मुस्लिम आतंकवाद सामने आने लगा तो कहीं हिंदुत्ववाद के तौर पर कट्टर हिंदुत्ववादी लोग आतंकवादी बनने लगे। इस तरीके का एक पूरा नैरेटिव सेट किया गया जिसको आज कोर्ट ने मानने से मना कर दिया और 7 आरोपियों को फिलहाल बरी कर दिया। हालाँकि इस मामले में 2011 में एक आरोपी को बेल मिल गई थी, जबकि बाकी के आरोपियों को 2017 में बेल मिली, लेकिन एक लंबा दायरा रहा 2008 से 2025 तक का सफ़र। ये बताता है कि किस तरीके से और क्या-क्या चीज़ें हुई होंगी। इतना लंबा ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चला, इसमें कोर्ट ने कई लूप होल्स निकाले। एक तो उस मोटरसाइकिल के साथ किसी का लिंक नहीं जुड़ पाया कि वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी या नहीं थी। साथ ही कोर्ट ने माना जो फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा किए जाने चाहिए थे, वो नहीं इकट्ठा किए गए, जिससे किसी आरोपी के साथ उसका लिंक एस्टेब्लिश किया जा सके। तीसरी चीज़ मानी कोर्ट ने कि जिस तरीके से वहाँ पर फिंगरप्रिंट लेने चाहिए थे, फिंगरप्रिंट नहीं लिए गए, इसीलिए आरोपियों के फिंगरप्रिंट और स्पॉट से फिंगरप्रिंट और इन सारी चीज़ों पर
कहीं न कहीं मिसमैच हुए, फिंगरप्रिंट सही तरीके से नहीं लिए गए, जिसके कारण उन्हें संदेह को कोर्ट का बढ़ा, तो उसने और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों से सबूत मांगने शुरू किए ताकि इस मामले पर सही न्याय मिल सके। और अब कोर्ट का फैसला आ गया। एनआईए कोर्ट ने कहा है कि एटीएस या फिर बाद में एनआईए ने जो इस पूरी जांच को किया, उसमें जिस तरीके से साक्ष्य और सबूत पेश करने चाहिए थे वो नहीं किया, जिसके बाद एनआईए कोर्ट ने फिलहाल सातों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है। हालांकि इस मामले में दूसरा पक्ष जो है, जिनकी वहां जाने गई, ऐसे पीड़ित परिवारों ने कहा कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। वो इस मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और वहां पर बताएंगे कि किस तरीके से वो निचली अदालत में जो फैसला हुआ वो उनके पक्ष में नहीं था। लेकिन जो कोर्ट के फैसले के बाद जो आरोपी बाइज्जत बरी हुए, उनके वकील और उन सभी लोगों ने कहा कि देर से ही सही लेकिन इंसाफ तो मिला ही। साथ ही साथ सबसे बड़ा जो एक धब्बा हिंदुत्व या भगवा पर लगाने की कोशिश हो रही थी, सनातन पर लगाने की कोशिश हो रही थी, वो इस न्याय के बाद मिट गया है। जिसके बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया और कहा कि भगवा न तो आतंकवादी था, न आतंकवादी है और न आतंकवादी रहेगा। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर भगवा को कलंकित करने के लिए एक षड्यंत्र रचा और एजेंसियों के ऊपर इसका दबाव बनाया गया। इसी तरीके की तमाम सारी प्रतिक्रियाएं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने तो दी, लेकिन कांग्रेस ने इस पर उलटवार किया और इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने साफ कहा कि कहीं न कहीं ये पूरा मामला जो है वो राजनीतिक तौर पर हैंडल किया गया है, जिससे इस मामले में राजनीति की जा सके। जबकि बीजेपी को या बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस तरीके के बयान और ट्वीट कोर्ट के फैसले के पास नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद अब पीड़ित परिवार आगे इस मामले की अगर फिर से जांच करने के लिए या ट्रायल चलाने के लिए कहेगा, तो ऐसे में सरकार की भूमिका संदेहास्पद होगी। लेकिन कुल मिला के अगर कहें तो इतने सालों बाद 2008 में हुए मालीगांव ब्लास्ट के बाद 2025 में उस पर इंसाफ मिला और उस इंसाफ में साफ तौर पर कहा गया है कि उन 7 आरोपियों ने जिनको की पकड़ा गया था, उनके ऊपर आरोप लगाए थे, कई वर्षों तक उन्हें जेल में रखा गया था, फिलहाल उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। और आगे के समय में किस तरीके से भूमिका होगी, इन सारी चीज़ों को लेकर के अब दोनों ही पक्ष अपने अपने वकीलों के साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा फैसला है, लेकिन देर से आया। अब बीजेपी या उससे जुड़े तमाम सारे संगठन, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद या फिर शिवसेना, शिंदे गुट, इन तमाम सारे लोगों ने कहा है कि भगवा को कलंकित करने के लिए कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा था। फिलहाल उस षड्यंत्र को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस तरीके से आप तमाम सारी दूसरी खबरों के लिए फिलहाल आगे भारत एक्सप्रेस डिजिटल के साथ बने रहिए। तब तक आप आगे की खबर देखिए। मेरी तरफ से किसी और खबर तक के लिए इंतजार करिए। नमस्कार।